वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, और इसी तरह हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, और स्केलर्स में और वेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अब क्योंकि वेक्टर डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और इसी तरह आपने याद रखना है कि वेक्टर्स को और स्केलर्स को शो करने के मेथड भी डिफरेंट होते हैं। तो अब क्योंकि वेक्टर टोटली डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर हम वेक्टर को स्केलर्स की तरह ही शो करेंगे या उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो गलती से हम वेक्टर को स्केलर की तरह ही ट्रीट करेंगे या स्केलर की तरह ही सोल्व करेंगे, तो इस तरह हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो ठीक नहीं आएंगे। तो क्योंकि वेक्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसलिए इसे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। और नंबर 2, अगर हमें कोई वेक्टर दिया जाता है और हमने वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना हो, मतलब मेरे पास एक वेक्टर है, मुझे पता है वेक्टर में दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन अगर मैंने वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करना हो तो उसे किस तरह शो करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसका नाम होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर 2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। सिंबॉलिक का वर्ड निकला सिंबल से, और सिंबल का मतलब होता है लेटर या अल्फ़ाबेट्स। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि हम वेक्टर को किसी सिंबल से अगर शो करना चाहते हैं तो हम कैसे शो करेंगे। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सिंबॉलिकली वेक्टर को शो करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, बाय बोल्ड फेस लेटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है। अब अगर मैं सिंपल ए लिखूंगा, ये सिंपल को हम लाइट फेस भी कहते हैं, तो ये स्केलर को शो करेगा। लेकिन अगर इसी सिंबल को मैं बोल्ड करके लिख दूंगा तो अब ये एक वेक्टर को शो करेगा। तो अगर हम किसी भी सिंबल से वेक्टर को शो करना चाहते हैं तो हम उसे बोल्ड करके लिखेंगे, नंबर 1। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप या तो उस लेटर के ऊपर एरो लगा दें या उसके नीचे एरो लगा दें। ठीक है। सो सेकंड मेथड ये कहता है कि बाय पुटिंग एन एरो अबव और बिलो द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल ए लिखूंगा तो ये स्केलर को शो करेगा, लेकिन अगर यहाँ मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगा, यहाँ मैं इसके नीचे एरो लगा दूंगा, तो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा। इसी तरह थर्ड मेथड ये कहता है कि या तो आप अपने लेटर के ऊपर लाइन लगा दें, लाइन को हम बार भी कह सकते हैं। तो या तो हम अपने लेटर के ऊपर लाइन लगा देंगे या उसके नीचे लाइन लगा देंगे, तो ये भी एक वेक्टर को शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल ए लिखूंगा तो स्केलर को शो करेगा या सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा। अगर मैं इसके ऊपर लाइन या बार लगा दूंगा या इसके नीचे लाइन लगा दूंगा, तो अब ये एक वेक्टर को शो करेगा।
तो सिंबॉलिकल का मतलब होता है कि हम वेक्टर को किसी लेटर या किसी अल्फ़ाबेट से कैसे शो करते हैं। और सिंबॉलिकली वेक्टर को शो करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय बोल्ड फेस लेटर, नंबर 2 बाय पुटिंग एन एरो अबव और बिलो दी सिंबल, या तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे या उसके नीचे एरो लगा देंगे। और नंबर 3 बाय पुटिंग अ लाइन और बार अबव और बिलो दी सिंबल, या उसके ऊपर लाइन लगा देंगे या उसके नीचे लाइन लगा देंगे। मोस्टली आपकी बुक के अंदर इन 2 मेथड्स को डिस्कस किया गया और मोस्टली ये 2 मेथड्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि वेक्टर को इस तरह भी शो किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास वेक्टर को शो करने का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका मौजूद था, तो एक से ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत थी या इसका फ़ायदा क्या होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हुए कॉपी पे किसी वेक्टर को शो करते हैं, अब सपोज अगर मैं सिंपल ए लिखूंगा तो मुझे पता है ये स्केलर को शो करेगा। तो अगर मैं इसको बोल्ड करके लिखूंगा तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा कि हमारे पेन की निब खराब हो सकती है। ठीक है, हमारी इंक वेस्ट होगी। इसी तरह अगर आप लेटर को बोल्ड करना शुरू कर देंगे पेपर पे तो आपका पेपर भी फट जाएगा या आपका जो पेपर होगा वो भी ख़राब होगा। तो इसलिए इस मेथड को लिखते हुए कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता। इस मेथड को यूज़ किया जाता है बुक्स के अंदर। तो बुक्स के अंदर वेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो मोस्टली बोल्ड करके शो किया होगा। और अगर इन दोनों मेथड्स की बात की जाए तो इन दोनों मेथड्स को यूज़ किया जाता है वाइल राइटिंग। तो लिखते हुए हम इनमें से किसी मेथड को यूज़ करेंगे। और अगर बुक्स में की बात करें तो बुक्स के अंदर लेटर को बोल्ड करके शो किया जाता है। तो होपफुली आपको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल, जैसा कि हमें नाम से ही आइडिया हो जाएगा, ग्राफिकल का वर्ड ग्राफ से निकला हुआ है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक वेक्टर को ग्राफ में शो करना चाहते हैं तो हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका। नॉर्मली आपने अगर ग्राफ देखे होंगे तो ग्राफ में हम सिंबल्स को शो तो नहीं करते, हम ग्राफ में तो लाइंस होती हैं। तो ग्राफ के अंदर अगर हमने वेक्टर को शो करना है तो हम ग्राफिकली वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट के साथ शो करते हैं, और ऐसी लाइन जिसके एंड पे एक एरो होता है। ठीक है। सो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट जिसके एंड के ऊपर ये एक एरो हेड होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है, अच्छा अब ये कोई सिंपल लाइन नहीं है, ये ऐसी लाइन है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। क्योंकि ये ऐसी लाइन है जिसकी डायरेक्शन भी है तो इसीलिए इस लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन का नाम भी देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिकली हम वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन के साथ शो करते हैं। ठीक है। सो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट जिसके एंड पे एक एरो हेड होता है। अब आप कह सकते हैं कि सर वेक्टर में तो 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर ये लाइन किसी वेक्टर को शो करती है तो इस लाइन में भी 2 चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बिल्कुल इसी तरह होता है, इस लाइन के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इस लाइन की जो लेंथ है वो किसी भी स्केल के ऊपर, मतलब जो भी स्केल हम चूज करेंगे, चूजन स्केल, तो वो किसी भी स्केल के ऊपर वेक्टर की लेंथ को शो करती है, सॉरी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक है। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और ये जो एरो हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। इसी तरह हमने याद रखना है कि अगर हम वेक्टर को ग्राफिकली शो करते हैं इस तरह, तो इसका ये जो सार होता है ये वाला, इसे हम नाम देते हैं हेड का। ये इसका हेड होता है। और ये जो इसके पीछे वाला हिस्सा होता है इसे हम नाम देते हैं टेल का। तो वेक्टर का एक हेड होता है और एक टेल होती है। अच्छा, अब ये चूजन स्केल का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्केल के ऊपर जो भी स्केल हम चूज करेंगे, इस वेक्टर की जो लंबाई होगी या लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। अब इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी लेंथ 10 किलोमीटर है। अब अगर मैं इस 10 किलोमीटर के लेंथ के वेक्टर को कॉपी पे शो करूँगा तो मैं इतनी लंबी लाइन तो कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कॉपी का साइज़ तो बहुत छोटा है। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग अपना स्केल खुद सेट करते हैं। मतलब हम लोग ये ज्यूम करेंगे कि सपोज यहाँ से
यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो अब अगर मैंने यहाँ सपोज 2 किलोमीटर, अब अगर मैंने 10 मीटर्स की लाइन लगानी है तो मैं इस स्केल के लिहाज से लाइन लगाऊंगा। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 2 किलोमीटर कहा हुआ है, तो अगर मैं इसे 5 टाइम लंबी लाइन लगा दूंगा, 1 2 3 4 5, तो ये लाइन एक्चुअल में तो 5 मीटर नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना जो स्केल सेट किया था उसमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 किलोमीटर है, तो अब ये जो लेंथ होगी ये हमारे स्केल के मुताबिक 10 किलोमीटर्स को शो करेगी। ठीक है, तो इस तरह हम जितनी मर्जी लंबी लाइन हो हम खुद से स्केल को सेट करते हैं और उस लाइन को कॉपी पे शो करवाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो वेक्टर को शो करने के ये 2 तरीके होते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम अपने नोट्स पे भी जाएंगे और वहाँ से इसको स्टडी करेंगे, जहाँ से आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ों को स्टडी करेंगे। नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर हमने वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो अब हम उसकी बात करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि वेक्टर को सिंबॉलिकली शो करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय बोल्ड फेस लेटर, या तो हम उसे बोल्ड करके लिख देंगे। नंबर 2, या तो हम इस लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे या इसके नीचे एरो लगा देंगे। नंबर 3, या तो हम इसके ऊपर लाइन लगा देंगे या जिसे हम बार भी कहते हैं, या इसके नीचे लाइन लगा देंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो आपने याद रखना है कि इसके भी 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय लाइट फेस लेटर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। लाइट का मतलब होता है सिंपल लेटर। देखिए, अगर मैं लेटर को बोल्ड करके या उस पर एरो लगा देता हूँ या लाइन लगाता हूँ तो अब ये जो लेटर होगा ये वेक्टर को शो करेगा। लेकिन अगर मैं लेटर को बोल्ड भी ना करूँ, उस पर एरो या लाइन भी ना लगाऊँ, सिर्फ सिंपल लिख दूँ एक, तो अब ये जो सिंबल होगा ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, अगर हमने वेक्टर ए को सिंबॉलिकली शो करना होगा तो उसके लिए हम इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके को यूज़ करेंगे। और अगर इस वेक्टर ए के सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करना होगा तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम उसे बोल्ड भी नहीं करेंगे, कोई एरो या लाइन भी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह सिंपल सिंबल को हम लाइट फेस लेटर का नाम देते हैं। तो जो लाइट फेस लेटर होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसी तरह सपोज अब हमने वेक्टर्स को इस तरह शो कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेक्टर इसी तरह नज़र आए। तो अगर आपको वेक्टर इस फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब हमने वेक्टर को यहाँ तो बोल्ड किया हुआ है या उस पर एरो या लाइन लगाई हुई है, और हम इसी तरह इसके मैग्नीट्यूड को शो करना चाहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम मॉडुलस को यूज़ करेंगे। तो सेकंड मेथड होता है मॉडुलस। ठीक है, अब मॉडुलस इन लाइंस को हम नाम देते हैं। तो अगर हम अपने वेक्टर का मॉडुलस लेंगे तो वो भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरे पास वेक्टर है जिसे मैंने बोल्ड करके शो किया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी के मैग्नीट्यूड को शो करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वेक्टर का मॉडुलस ले लूँगा। मॉडुलस लेने का मतलब इसकी साइड पे इस तरह लाइंस लगा दूंगा। तो अब अगर मॉडुलस लूँगा तो अब ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। अब ये वेक्टर ए नहीं होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वो वेक्टर ए जिसे हमने बोल्ड करके शो किया हुआ। इसी तरह सपोज हमने वेक्टर को एरो लगा के शो किया हुआ है। अब अगर मैं इसकी साइड्स पे मॉडुलस का ऑपरेटर लगा दूंगा या लाइंस लगा दूंगा तो ये भी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो ये मेरा वेक्टर था जिस पे एरो लगा हुआ था। अब क्योंकि मैंने लाइंस लगा दी हैं तो अब ये वेक्टर को शो नहीं करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और इसी तरह सपोज ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, और इस पर मैंने लाइन या बार लगाई हुई है। तो
अगर इसकी साइड्स पे मैं मॉडुलस का साइन लगा दूंगा तो अब ये वेक्टर को शो नहीं करेगा, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर को भी शो करवा सकते हैं, और अगर हमने वेक्टर के बस मैग्नीट्यूड को शो करना हो तो हम उसे भी शो करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू हो तो यू कैन फ्रीली आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टाइमली उसका आंसर कर सकूं। ठीक है, अब सारे कॉन्सेप्ट जिनको आज हम लोगों ने समझा है, अब हम उन्हें अपने नोट से जाके एक बार स्टडी करेंगे ताकि हमें याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट मी ओपन माई नोट्स जी। तो ये आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको सिंबॉलिकल भी शॉर्ट आ सकता है और ग्राफिकल भी आ सकता है। अब सिंबॉलिकली का मतलब क्या होता है? इन सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स। हम वेक्टर को सिंबल से शो करते हैं, और सिंबल्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स। ठीक है, तो सिंबॉलिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिंबॉलिकली वेक्टर को शो करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय बोल्ड फेस लेटर। हम इसको बोल्ड फेस लेटर से शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल ABC लिखेंगे तो वो स्केलर्स को शो करेंगे या मैग्नीट्यूड को शो करेंगे। ठीक है, और ये सिंपल ABC को हम लाइट फेस लेटर का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बोल्ड कर देंगे तो ये वेक्टर को शो करेगा। सेकंड मेथड होता है एरो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो अबव और बिलो द सिंबल। तो अगर हम अपने लेटर के ऊपर या नीचे एरो लगा देंगे तो वो भी वेक्टर को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल ABC लिखेंगे तो ये स्केलर को शो करेगा। यहाँ पे एरो मिसिंग है, तो अगर हम A के ऊपर, B के ऊपर या इनके नीचे एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर को शो करेगा। इसी तरह थर्ड मेथड होता है लाइन, कि हम जिस सिंबल से वेक्टर को शो करना चाहते हैं हम यहाँ तो उसके ऊपर लाइन लगा दें या उसके नीचे लाइन लगा दें। ठीक है, जिस तरह नीचे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया इसको, कि अगर हम सिंपल ABC लिखेंगे तो ये स्केलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हम इनके ऊपर या नीचे लाइन या बार लगा देंगे तो अब ये एक वेक्टर को शो करेगा। तो ये थी वेक्टर की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उसे देख लेते हैं। तो लेट मी ओपन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आ गई आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि ग्राफिकली हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से शो करते हैं जिसके एंड पे एक एरो हेड होता है, और क्योंकि उस लाइन की डायरेक्शन होती है तो उसे हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। जैसा कि यहाँ पे बना के शो किया हुआ है कि ये एक लाइन है और ये इसका एरो हेड है। ठीक है, और ये किसी भी वेक्टर को शो करेगा। अब वेक्टर में क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इस लाइन में भी 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक इसका डायरेक्शन। तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो चूजन स्केल के ऊपर, जिस तरह हम लोगों ने स्केल सेट किया होता है अपनी आसानी के लिए, ये कोरस्पॉन्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। एंड एरो हेड शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जो एरो हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की वो था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से आपको पेपर में एक शॉर्ट आ सकता है कि हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं। शॉर्ट या MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय लाइट फेस लेटर, मतलब मेरे पास एक वेक्टर A है, B है या कोई भी वेक्टर है, तो अगर मैं सिंपल AB लिख दूंगा तो ये सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। सिंपल A का मतलब होगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, सिंपल B का मतलब होगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, एंड सो ऑन। और इसी तरह सपोज अगर मैंने A को बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये मेरा वेक्टर है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूँगा या इसकी साइड्स पे लाइंस लगा दूंगा तो ये इस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।